रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हम लोग कर रहे थे और उसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल या तो एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा सर? रेजिडेंट तब होगा जब दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक क्लियर कर दे। वो पहली बेसिक कंडीशन 182 दिन पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर में रहा हो, या बेसिक दूसरी कंडीशन क्या थी कि पिछले साल में वो 60 दिन भारत में रहा हो या पिछले 4 सालों में। ठीक है, प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में, फॉर प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में वो मिनिमम कितने दिन रहा हो, 365 दिन भारत में या उससे ज़्यादा रहा हो, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? रेजिडेंट। लेकिन अगर वो कंडीशन जो हैं नहीं फुलफ़िल कर पाता है बेसिक में से कोई भी, यदि वो दोनों में से कोई भी नहीं क्लियर कर पाता है तो वो क्या माना जाता है? फिर नॉन रेजिडेंट माना जाता है। और रेजिडेंट अगर कोई व्यक्ति है तो उसे ROR में आने के लिए दो और बेसिक कंडीशन क्लियर करनी होती थी, वरना उसे क्या माना जाएगा? RNOR माना जाएगा। वरना उसे क्या माना जाएगा? RNOR माना जाएगा। सर RNOR का मतलब रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसे दो एडिशनल कंडीशन क्लियर करनी होती थी। आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट टाइम करवाई थी, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक चीज़ हमने लास्ट वाली क्लास में रोक करके चले थे, वो चीज़ मुझे आज लेनी है। वो चीज़ क्या है अगर मैं बात करूँ? हाँ, अगर ऊपर है वो चीज़, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको दो कंडीशन मैंने एडिशनल वाली लास्ट टाइम ही बता दी थी। आज मुझे जो बात करनी है वो ज़रा पिछली ही वाली क्लास से रिलेटेड दूसरी बेसिक कंडीशन जो है, दूसरी बेसिक कंडीशन जो है उसके लिए है। बेसिक कंडीशंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस किसके लिए हैं वो हमें देखने हैं बस। ठीक जी, एक्सेप्शंस हैं सर। एक्सेप्शंस कितने हैं? दो हैं। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं, दो बेसिक कंडीशंस हैं, लेकिन जो दूसरी वाली बेसिक कंडीशंस है कौन सी सर? जो प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस में पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन रहा होना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है वो दो व्यक्तियों के लिए, दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए, दो कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हम इसे कह सकते हैं कि बेसिक कंडीशन 2 इज़ नॉट एप्लीकेबल, या तो इसे ऐसे लिख लो आप, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो कंडीशन ऐसी हैं जहां पर जो बेसिक कंडीशन हमारी 2 है, यानी कि कंडीशन नंबर जो हमारी 2 है वो एप्लीकेबल नहीं होती। कौन सी वाली है कंडीशन? पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। इंडियन सिटीजन कोई ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत को छोड़ रहा हो, जो भारत को छोड़ रहा हो, लिविंग इंडिया, किस वजह से? काम के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर वो अपनी जॉब करना चाह रहा है या किसी रोजगार की वजह से, या वो क्या हो, एज अ क्रू मेंबर हो किसका? इंडियनशिप का, यानी कि भारतीय जहाज का, भारतीय समुद्री जहाज का वो क्या हो, किसी बेड़े का सदस्य हो, यानी कि बेड़ा बोलते हैं क्रू मेंबर को, वो मेंबर हो। अगर ये कंडीशन है, वो व्यक्ति इस प्रकार का है, तो उसे बेसिक कंडीशन पहली ही फुलफिल करनी पड़ेगी, दूसरी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। वो अगर पहली क्लियर कर देगा तो वो तो फिर क्लियर मानी ही जाएगी, सेकंड वाली भी। ठीक है, समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि इंडियन सिटीजन कोई भारतीय नागरिक या तो भारत छोड़ रहा हो, लिविंग इंडिया, किसके लिए सर? या तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, यानी कि अपने रोजगार के लिए, सैलरी जॉब पेड वगैरह के लिए, भारत के बाहर में जो करना चाह रहा है वो इसलिए भारत छोड़ रहा है, या वो एक क्रू मेंबर है किसका? इंडियनशिप का, तो भी ये केस आपका एप्लीकेबल होगा। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, वो भी इंडियन सिटीजन से ही रिलेटेड है। क्या है ये दूसरी कंडीशन? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ध्यान रखना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मूल रूप से वो कहाँ का नागरिक है? भारत का ही नागरिक है। और इंडियन ओरिजिन को बोला जाता है अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया,
यानी कि जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे उस समय की बात है। अगर कोई भारतीय नागरिक या इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन यानी अनडिवाइडेड इंडिया, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे उसकी बात हो रही है। इंडियन ओरिजिन का कोई अगर व्यक्ति है, अगर वो भ्रमण के लिए आता है, यानी कि कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, बस भारत में ऐसे ही किसी से मिलने आता है, तो ये वाला केस अगर है तो भी सेकंड कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ उसे रेजिडेंट बनने के लिए फर्स्ट वाली कंडीशन ही क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बातें ये नहीं थी, लेकिन इम्पोर्टेंट थी, वो बताना ज़रूरी था, इसलिए बताया है कि बेसिक कंडीशंस नंबर 2 जो है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि इन प्रकार के व्यक्तियों पर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लो, आगे कराते हैं। फर्म AOP BOI को जरा 1 मिनट के लिए अलग कर दो। हम बात करेंगे किसकी? HUF की। किसकी बात करेंगे? HUF की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सर रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे माना जाएगा, कब माना जाएगा, उसके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें वो हमें देखनी होंगी। HUF के लिए बता रहा हूँ मैं अभी अलग, फर्म AOP BOI के लिए एक साथ कर देंगे। किस में दिया हुआ है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। ध्यान रखना, सेक्शनल वाइज ही मैं आपको करा रहा हूँ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में इंडिविजुअल था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में ये सब आएंगे, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में आपकी एक चीज़ बच जाएगी, कंपनी, वो आ जाएगी। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सीरीज वाइज पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, HUF की बात करते हैं। रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया कब होगा? ये HUF रेजिडेंट माना जाएगा इन इंडिया। HUF फर्म जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानी जाएगी आपकी इंडिया में रेजिडेंट है, इंडिया में रेजिडेंट है। इफ कब मानी जाएगी? यदि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ध्यान रखना, कब मानी जाएगी? उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मतलब क्या होता है? जहां पर एक तरीके से मैं कहूँ हेड ऑफिस, यानी कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हो, कंट्रोल करा जाता हो, मैनेजिंग करी जाती हो चीज़ के साथ, मैनेजरल फंक्शन जो हो उसका बोला जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। हुली और पार्टली, हुली और, एक सेकेंड, या पार्टली यानी कि संपूर्ण, या तो हुली का मतलब है संपूर्ण, पार्टली का मतलब होता है आंशिक रूप से, सिचुएटेड इन इंडिया हो, सिचुएटेड इन इंडिया हो, ऐसी फर्म फिर क्या मानी जाएंगी? वो रेजिडेंट मानी जाएंगी। कहाँ पर सर? इंडिया में। रेजिडेंट इन इंडिया में आने के लिए, इस कैटेगरी में आने के लिए उसे क्या करना होगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपना या तो सारा का सारा होली या पार्टली आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा बहुत कहाँ पर रखना होगा? उसे भारत में रखना होगा। और सर रेजिडेंट अगर वो बन जाएगी, अगर वो रेजिडेंट बन जाएगी सर, रेजिडेंट बनने के बाद में उसका जो ROR और RNOR है वो कैसे पता लगाएंगे सर? ROR और RNOR सर कैसे पता लगाएंगे? डिपेंड करेगा उसके कर्ता पर। कर्ता क्या होता है सर? कर्ता देखो, एक तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ऑथराइज पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी कि जो उसका कार्यभार संभालता हो। ठीक है, जिसके पास में अथॉरिटी हो कि हाँ जी उसके साइन हो जाएंगे तो आगे कोई भी बात बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऑथराइज पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? कर्ता बोल देते हैं। अगर कर्ता आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फर्म भी आपकी, यानी कि HUF फर्म भी आपकी बनी जाएगी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपका कर्ता रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो भी फर्म, यानी कि HUF फर्म भी आपकी क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाएगी। यानी कि ये डिपेंड करता है किस पर? कर्ता पर। ROR एंड RNOR किस पर डिपेंड करता है? इफ कर्ता ऑफ HUF इज ROR और RNOR। ठीक है, नोट लिख लीजिए छोटा सा, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं हम इसे।
HUF would be ROR या RNOR if कर्ता is ROR और RNOR। ठीक है, अगर तुम्हारा कर्ता, अगर HUF फर्म का कर्ता ROR है तो फर्म भी क्या होगी, ROR होगी। अगर कर्ता जो है RNOR है तो फिर फर्म भी तुम्हारी क्या मानी जाएगी, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाली जो ऑर्गेनाइजेशन या जो फर्म है क्या मानी जाएगी, वो भी आपकी RNOR मानी जाएगी। ठीक है, HUF खत्म, HUF खत्म, इतना ही है। लेकिन सर एक पॉइंट तो आया ही नहीं, किसका बेटा, रेजिडेंट तो बता दिया, नॉट ओनली रेजिडेंट कैसे हो, नॉन रेजिडेंट कैसे होगा। सुनो मेरी बात, अगर उसका जो होली और पार्टली यहाँ पर लिख रहा है, आपको ध्यान देना होगा, सिचुएटेड इन इंडिया, बिजनेस का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था अगर वो इंडिया में नहीं होगा, अगर इंडिया में नहीं होगा तो वो क्या मानी जाएगी फर्म, आपकी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात सोचने वाली इसमें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली कहाँ पर है, ध्यान रखना, होली कहाँ पर है, यानी पूर्ण रूप से कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो फर्म क्या मानी जाएगी, आपकी NR मानी जाएगी, यानी कि नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें करना है अभी फर्म, AOP और BOI का भी देखना है, एक झटके में हम उसे भी देख लेंगे, ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को आज ही। सर फर्म के लिए, AOP के लिए, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए क्या रूल्स हैं, क्या लैंग्वेज है, सुनो मेरी बात। इसे एक तरीके से ऐसे कर लेते हैं, मत चल भाई, थोड़ा सा विजिबल कम होगा, निभा लेना। वो रेजिडेंट मानी जाएंगी या नॉन रेजिडेंट ही होंगी, ROR और RNOR वाली सिचुएशन नहीं होती है इस केस में, यानी कि या तो वो रेजिडेंट होंगी या नॉन रेजिडेंट होंगी, या क्या होंगी, नॉन रेजिडेंट होंगी। वो सर RNOR नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी भैया, रूल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी कि रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, या तो कोई भी फर्म AOP या BOI रेजिडेंट होगी या टोटली वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। ROR और RNOR का इसमें कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक है सर, रेजिडेंट कब होगी, रेजिडेंट तब होगी जब इसका 100% या पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ द, या ऐसे कर लो, पार्ट ऑफ द अफेयर्स, part of the affairs are controlled or managed in India या from India, ऐसे कर लो। मैंने कहा कि इफ 100%, इफ लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, 100% या पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ऐसे मानो कोई भी अगर आपकी फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आंशिक रूप से चल रहा हो या पूर्ण रूप से, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, पहली वाली बात है, अगर उसके पार्ट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं, यानी कि जो उसके अफेयर्स होते हैं, बिजनेस के अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, वो तो पार्ट बाद की बात है सब, अगर उसके अफेयर्स संभाले जा रहे हैं कहाँ से, इंडिया से, चाहे वो पूरे की पूरे संभाले जा रहे हों, यानी कि होली हों, या थोड़े से हों, यानी कि आंशिक रूप से हों, पार्टली हों, तो उस फर्म को, उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना जाता है, रेजिडेंट माना जाता है। लेकिन अगर इफ़ 100% पार्ट, सॉरी, इफ़ 100% कंट्रोल इज, if 100% control is from outside India, from
आउटसाइड इंडिया, तब उसे माना जाएगा नॉन रेजिडेंट। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है 100% हो या 50% हो। 50% से मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उसका कुछ हिस्सा भारत में है उसके कंट्रोल्स का, यानी कि उसका जो कंट्रोल है हम कहाँ से संभाल रहे हैं, भारत से, तो ऐसी फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या मानी जाएंगी, भारत में रेजिडेंट मानी जाएंगी। लेकिन अगर 100% उसका पार्ट जो है किस चीज़ का, अफेयर्स का, कंट्रोलिंग का, मैनेजमेंट का कहाँ पर है, बाहर है, तो उसे क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वाली के लिए वेट करिए, उसमें हम सीखेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। क्या सीखेंगे उसमें हम, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, जो कि है आपका कंपनी का। बहुत छोटा सा टॉपिक इसमें और रह जाता है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज।